नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम 1885 से लेकर 1947 के पूरे घटनाक्रम को यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने दांडी मार्च के बारे में देखा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हमने पूरा डिटेल में कवर किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी, क्या धरसाना कांड था, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद नेतृत्व किसने किया, उन सारे तथ्यों को हमने वहां पर कवर किया। अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब खत्म हुआ, हमने उस पॉइंट को भी क्लियर किया। आज के वीडियो में वहीं से आगे चलेंगे जहां लास्ट वीडियो में छोड़ा था। आज के वीडियो में हम गोलमेज सम्मेलनों के बारे में बात करेंगे। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, कौन कौन भाग लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबको बिल्कुल टू द पॉइंट सरल भाषा में सीधे नोट्स के माध्यम से यहां पर कवर करेंगे। साथ में जो सांप्रदायिक पंचायत थी उसके बारे में जानेंगे, वो था क्या, उससे आपके क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और फिर पूना समझौते को हम यहां पर देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना से हमने इस सीरीज की शुरुआत करी थी और आज हम गोलमेज सम्मेलनों को यहां पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में बुलाया गया था। इसका आयोजन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। इसे यहां पर 1931 करना, डेट सहित आपने याद करना है गोलमेज सम्मेलनों की। 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1930 तक जो गोलमेज सम्मेलन थे आपके, इनका आयोजन सेंट जेम्स पैलेस जो कि लंदन में था, यहां पर किया गया। पैलेस का नाम बहुत कम चांस से पूछेगा, लेकिन लोकेशन पूछी जाती है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ, दिल्ली में हुआ, लंदन में हुआ, कहां हुआ, तो आप लंदन बताएंगे। गोलमेज सम्मेलन पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया, या जो ब्रिटिश उस समय नेता थे उनके द्वारा इंडियंस को बराबरी का दर्जा किस वार्ता में दिया गया, जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। गोलमेज सम्मेलन को बुलाने का कारण क्या था? देखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर विचार करना, क्योंकि इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, भावी संविधान पर विचार करना। यह पहला जो गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। सारे गोलमेज सम्मेलन बेसिकली इसी के लिए बुलाए गए थे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर और भावी संविधान पर विचार करने के लिए। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, इसका उद्घाटन ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, इसके द्वारा किया गया, और अध्यक्षता उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडॉनल्ड। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। आपसे आता है गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता किसने करी, तो मैकडॉनल्ड का नाम बताएंगे। उद्घाटन किसने किया, पंचम का नाम बताएंगे। ठीक है। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, इसमें टोटल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। जो देसी रियासतें उस समय भारत में थी, उन देसी रियासतों के 16 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा जो ब्रिटिश राजनीतिक दल थे उस समय के, उनके 13 लोग इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। बाकी जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे, यानी भारत का वो भाग जहां पर अंग्रेजों का शासन था। ठीक है। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया? टोटल 89 लोगों ने। भाग लेने वाले कुछ प्रमुख भारतीय हैं। पूछा जाता है किसकी तरफ से किसने भाग लिया। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भाग लिया, आगा खान ने भाग लिया, मोहम्मद शफी, फजलुल हक, इन्होंने भाग लिया। हिंदू महासभा की तरफ से BS मुंजे और MR जयकर ने यहां पर भाग लिया। उदारवादी नेताओं की तरफ से तेज प्रताप सप्रू और चिमनलाल सितलवाड़ ने यहां पर भाग लिया। दलित वर्ग का प्रतिनिधि यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। सिखों का प्रतिनिधित्व सरदार संपूर्ण सिंह ने किया। व्यापारियों का प्रतिनिधित्व यहां पर होमी मोदी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन आएगा, बताइए दलित वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे पहले सम्मेलन में? आप कहेंगे भीमराव अंबेडकर। हिंदू महासभा के कौन थे? BS मुंजे और MR जयकर। जो आंग्ल भारतीय ईसाई थे, इनकी ओर से KT पॉल ने यहां पर भाग लिया। अगर हम बात करें जो भारत की उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, इसकी तरफ से 0 प्रतिनिधि, यानी किसी ने भी यहां पर भाग नहीं लिया।
कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया था, इसका बहिष्कार किया था। कारण क्या था? हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सारे बड़े नेता कांग्रेस के जेल में थे। ठीक है, तो किस किसने भाग लिया, क्यों हुआ, कहां हुआ, कौन अध्यक्ष, किसने उद्घाटन किया, सब हमने देखा। इसमें क्या हुआ, क्या परिणाम निकला, क्या मांगे यहां पर रखी गई। जिन्ना जो अपनी 14 सूत्रीय मांग लेकर आया था, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इसने इसको प्रकाशित किया था, वो इसने सम्मेलन में रखी। भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचन और सेना में SC ST की भर्ती में छूट की मांग भीमराव अंबेडकर ने करी। जो देशी रियासतें थी, इन्होंने कहा केंद्र में 50% जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें 50% सीटें देशी रियासतों को दी जाए। अब जो अलग अलग भारतीय प्रतिनिधि यहां पर शामिल हुए, मुस्लिम लीग की तरफ से यह हुआ जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, दलित वर्ग की तरफ से, देशी रियासतों की तरफ से नरेश यहां पर शामिल हुए। सबकी मांगे अलग अलग थी, जिस पर विवाद हुआ और यह सम्मेलन असफल हो गया। तो मांगे क्या थी? जिन्ना ने अपनी मांगे रखी, भीमराव अंबेडकर ने अपनी मांगे रखी। अंततः जो पहला सम्मेलन था ये असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पर राजेंद्र प्रसाद का बयान। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के पहले राष्ट्रपति, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पहले गोलमेज सम्मेलन पर। इन्होंने लिखा यह एक ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा ही शामिल नहीं हुआ था। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई थी और उसी के बारे में यह कथन लिखा गया था। अब कांग्रेस ने पहले वाले सम्मेलन में भाग नहीं लिया। अंग्रेज चाहते थे कांग्रेस इसमें भाग ले, तो गांधी जी को रिहा किया गया। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से आपके जो जो तथ्य थे उनको हमने देखा। अब आएंगे गांधी इरविन पैक्ट पर। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। कारण क्या था इस समझौते का? प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो चुका था। अंग्रेज चाहते थे कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले और उसी के लिए एक समझौता किया गया, गांधी इरविन समझौता। यह समझौता तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर इन दोनों के सहयोग से हुआ था। क्वेश्चन आएगा गांधी इरविन समझौता किसके मदद से हुआ? तो तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा? सरोजनी नायडू ने कहा। जब यह समझौता हुआ तो गांधी और इरविन को दो महात्माओं का मिलन कहा था सरोजनी नायडू ने। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। KM मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा। तो गांधी इरविन समझौते को युग परिवर्तक घटना किसने कहा? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, KM मुंशी ने कहा, ठीक है। इस समझौते के तहत कुछ बातें सरकार ने मानी और कुछ बातें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने मानी। कौन कौन सी बातें थी जो सरकार मानी? पहला, नमक कानून के तहत लोग अपने उपयोग के लिए नमक बना सकते हैं, बेचने के लिए नहीं। यानी अभी तक नमक कानून कैसा था कि सिर्फ अंग्रेज नमक बनाएंगे। अब सरकार ने मान लिया कि ठीक है, लोग अपने इस्तेमाल के लिए खुद नमक बना सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री या कोई बेचने के उद्देश्य से उसे नहीं बनाएगा। एक सरकार ने इसको मान लिया। दूसरा, जो अहिंसक राजनीतिक बंदी थे, जिन्होंने कोई हिंसा नहीं करी है, उनको यहां पर रिहा किया जाएगा। जो हिंसा के आरोपी हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा और यही कारण था कि भगत सिंह को यहां पर नहीं छोड़ा गया, ना उनके साथियों को छोड़ा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन लोगों की संपत्तियां जब्त करी गई उनको वापस दी जाएंगी और आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने नौकरी को छोड़ा, इस्तीफा दिया, उनको दोबारा से नौकरी पर रखने पर विचार किया जाएगा। ये बातें सरकार ने मानी। अब कांग्रेस ने कौन कौन सी बातें मानी, गांधी जी ने कौन कौन सी बातें मानी? पहली, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करेंगे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे और कांग्रेस पुलिस कार्यवाही की निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करेगी। तो ये था आपका पूरा गांधी इरविन समझौता। अब क्वेश्चन आपके ऐसे आने लगे हैं कि आपको डिटेल की डिटेल आपसे पूछे जाने लगी है। हो सकता है आगे आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी मांग गांधी इरविन समझौते से जुड़ी हुई नहीं है। तो मैंने आपको सारी मांगे बता दी। टोटल 8 मांगे, 4 सरकार ने मानी, 4 गांधी जी ने मानी, ठीक है। इसी दौरान हमने देखा 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ
और कुछ ही दिन के बाद 23 मार्च 1931 आया और इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। इसीलिए आज भी 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब इनको फांसी दी गई उसके 2 दिन के बाद 25 मार्च से 29 मार्च तक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन चला। कराची अधिवेशन हम इसको कहते हैं। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने करी और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी का काफी विरोध हुआ। उनको काले झंडे दिखाए गए और गांधी गो बैक के नारे लगे। इसलिए हुआ विरोध क्योंकि इनकी फांसी गांधी जी ने नहीं बचाई, तो उनका काफी विरोध इस अधिवेशन में किया गया क्योंकि तुरंत बुलाया गया था कराची अधिवेशन। क्वेश्चन आएगा, महात्मा गांधी का विरोध कौन से कांग्रेस अधिवेशन में हुआ? कराची अधिवेशन। क्यों हुआ? कारण आपने जाना। अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। और जब गांधी जी ने अपना विरोध देखा तो गांधी जी ने एक फेमस स्टेटमेंट दिया, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। इसको भी ध्यान रखेंगे। यह स्टेटमेंट कहां दिया था? कराची अधिवेशन 1931। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति महात्मा गांधी को दी गई। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मौलिक अधिकार मूल कर्तव्य का प्रस्ताव रखा गया। क्वेश्चन आता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था? कराची अधिवेशन 1931। अध्यक्ष पटेल थे, रखा नेहरू ने था और प्रस्ताव बनाया भी नेहरू ने था। ठीक है, तो यह था आपका गांधी इरविन पूरा समझौता। अब जाएंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन पर। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज यहां पर घटना दर घटना यहां पर नोट्स हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट्स हैं सरल भाषा में। हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखा, गांधी इरविन समझौता देखा। अब जाएंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। इसका आयोजन 1931 में किया गया। 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समय भी ब्रिटेन का सम्राट कौन है? जॉर्ज पंचम। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? रैमजे मैकडॉनल्ड। और अब वायसरॉय बदल गया है। देखिए, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों में प्रधानमंत्री सेम रहेगा, ब्रिटेन का सम्राट सेम रहेगा, केवल वायसरॉय बदल जाएगा। पहले वाले सम्मेलन में वायसरॉय इरविन था, बाकी दोनों में वेलिंगटन रहेगा। ठीक है। भारत सचिव इस समय सैमुअल होर था, इसको भी ध्यान रखेंगे। किस किस ने इस सम्मेलन में भाग लिया? कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया। महात्मा गांधी कांग्रेस का यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ से एकमात्र व्यक्ति जिसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वो थे महात्मा गांधी। और कांग्रेस या महात्मा गांधी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। ठीक है। गांधी जी धोती पहनकर यहां पर गए थे, जिसे देखकर पत्रकार फ्रैंक मॉरिस या विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? इसको लेकर आपको क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बनता है। देखिए, सबसे पहले अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद करने हैं। सबसे पहले फ्रैंक मॉरिस ने कहा। अब क्योंकि विंस्टन चर्चिल आगे जाके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, इसीलिए इसका स्टेटमेंट ज्यादा फेमस हो गया। इसने भी कहा और इसने भी कहा। ठीक है, पहले फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, इसको ध्यान रखना। गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन गए थे और किंग्सवे हॉल में वो यहां पर आकर रुके थे। ठीक है, तो कांग्रेस ने किस एकमात्र सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और किसने नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भाग लिया। दलित वर्ग की तरफ से भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। राष्ट्रवादी दल की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने यहां पर भाग लिया। टोटल प्रतिनिधियों की बात करें, 31 लोगों ने इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहां पर एनी बेसेंट ने किया। महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू भी यहां पर भाग लेने गई थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। निर्णय क्या हुआ यहां पर देखिए। सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण यह भी आपका असफल रहा। जिन्ना ने फिर से अपनी मांगों को रख दिया। अब की बार भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचन की यहां पर मांग करी गई, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग करी गई और इसी को लेकर विवाद हुआ और दोबारा से यह आपका असफल हो गया। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद सितंबर 1932 में दिसंबर 1931 तक दूसरा सम्मेलन चला। इसके बाद 16 अगस्त 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा एक घोषणा करी गई जिसको बोला गया सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड। ठीक है,
इसकी घोषणा इन्होंने 16 अगस्त 1932 को करी थी। अब आपको इसके बारे में जानेंगे हम, ठीक है। इन्होंने घोषित किया कि जो अनुसूचित जाति है, दलित वर्ग है, इनके लिए पृथक निर्वाचन इन्होंने घोषित कर दिया और इसी को बोला गया सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड, मैकडॉनल्ड अवार्ड भी इसको कहा गया। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न सिर्फ मुसलमानों के लिए जारी रखा गया बल्कि दलित वर्गों पर भी इसको लागू कर दिया। जैसे जो पार्लियामेंटो सुधारता हमने देखा था 1909 का, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, यानी मतदाता भी मुस्लिम और उम्मीदवार भी मुस्लिम। वही चीज अब दलित वर्ग पे भी लागू कर दी। ये दलित वर्ग में भी अब यही चीज होगी कि वो अपने नेता को खुद ही चुनेंगे। अगर हम भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करें, 1919 के अधिनियम के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। 1909 के तहत मुसलमानों को और 1919 के तहत सिखों को, ईसाइयों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। और 1932 का जो सांप्रदायिक पंचाट था, इसके तहत दलितों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। अब जब यह घोषणा हो गई तो महात्मा गांधी उस वक्त जेल में थे, क्योंकि महात्मा गांधी जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत वापस लौटे तो उन्होंने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि वो वायसराय से मिलना चाहते थे वेलिंगटन से। वेलिंगटन ने मिलने से मना कर दिया, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया और हमने देखा था जैसे ही शुरू किया तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो जब यह सांप्रदायिक पंचाट घोषित किया गया, महात्मा गांधी जेल में थे, पूना की यरवदा जेल में, और इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। कारण क्या था? सांप्रदायिक पंचाट के तहत दलित वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन की घोषणा। गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों को भी एक अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यहां पर दिया जाए, पृथक निर्वाचन उनको दिया जाए। गांधी जी कहते थे अनुसूचित जाति हिंदू का ही भाग है, इसको बांटना चौंकाने वाला है। और भीमराव अंबेडकर का मत था कि जब मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन है तो एससी के लिए क्यों नहीं। दोनों की अपनी अपनी बातें थी, ठीक है। और इसी के विरोध में फिर गांधी जी अपना आमरण अनशन शुरू करते हैं 20 सितंबर 1932 को, ठीक है। अनशन के दौरान महात्मा गांधी का एक और स्टेटमेंट हुआ कि मैं चाहता हूं अस्पृश्यता जड़ से समाप्त हो, इसके लिए मेरा जीवन समर्पित है और इसके लिए जीवन त्यागने से मुझे प्रसन्नता होगी। कब कहा? जब वो आमरण अनशन कर रहे थे। गांधी जी के आमरण अनशन को देखते हुए एक समझौता हुआ भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 4 दिन के बाद 24 सितंबर 1932 को, और इस समझौते को पूना समझौता कहा जाता है। इस समझौते को कराने में महत्वपूर्ण योगदान मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, तेज प्रताप सप्रू और राजगोपालाचारी का था। तेज प्रताप सप्रू को कुछ जगहों पर तेज बहादुर सप्रू भी लिखा गया है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इस समझौते को कराने में इंपॉर्टेंट योगदान इन लोगों का था। पूना समझौता कब हुआ? अब देखिए, कुछ जगहों पर 24 सितंबर है, कुछ जगहों पर 26 सितंबर है। आपने पहला रेफरेंस 24 को देना है, 26 को आपने ध्यान में रखना है, लेकिन पहले आपको 24 को ही टिक करना है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर भीमराव अंबेडकर के द्वारा करे गए और महात्मा गांधी की तरफ से हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस समझौते के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया। जो अंग्रेज अलग निर्वाचन पद्धति देने को तैयार थे, भीमराव अंबेडकर के द्वारा उसे अब अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि पूना समझौता हो चुका था। तो पूना समझौता क्यों हुआ? जब महात्मा गांधी का आमरण अनशन शुरू हुआ। क्यों अनशन शुरू हुआ था? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई थी। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा क्या थी? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति, और उसी के खिलाफ अनशन किया गया। 20 सितंबर को अनशन शुरू हुआ 1932 में, 4 दिन बाद समझौता हो गया, उसे ही हम पूना समझौता कहते हैं, ठीक है। पूना समझौते के बाद महात्मा गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए अनटचएबिलिटी लीग की स्थापना करी और इसी का नाम बदलकर बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। दलितों के लिए सबसे पहले हरिजन शब्द का इस्तेमाल भी महात्मा गांधी ने किया था। हालांकि कुछ स्रोतों में बताया गया है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जो गुजराती संत थे नरसिंह मेहता, इन्होंने किया था, लेकिन इसको फेमस करने का जो श्रेय वो गांधी जी को जाता है। इसीलिए आपको इसी वाले पॉइंट को याद करना है, ठीक है, कि दलितों के लिए सर्वप्रथम हरिजन शब्द किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। पूना पैक्ट के तहत क्या क्या निर्णय लिए गए उसको देखिए।
पृथक निर्वाचन की मांग को वापस किया गया, यानी अंबेडकर जो अलग निर्वाचन मांग रहे थे अब वो नहीं मांगेंगे। प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए 71 सीटों से बढ़ाकर 147 सीटें कर दी गई। जो पृथक निर्वाचन था उसमें दलितों के लिए 71 सीटें आरक्षित करी गई थी, यानी इन 71 सीटों पर जो वोटर होंगे वो भी दलित होंगे और जो उम्मीदवार होगा वो भी दलित होंगे। अब यहां पर बढ़ाकर इनको 147 कर दिया गया, यानी उम्मीदवार तो दलित होंगे लेकिन वोट इनको सारे लोग करेंगे। ठीक है। केंद्र में दलितों के लिए 18% आरक्षण कर दिया गया, प्रांतों में सीटें बढ़ा दी, यहां पर 18% दलितों का हिस्सा होगा ये कर दिया गया। और दलितों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, ये भी पूना समझौते के तहत कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कितनी सीटें बढ़ाई, कितना % आरक्षण हुआ, ये सारी बातें। ठीक है। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। महात्मा गांधी और कांग्रेस पहले ही देख चुके थे कि अंग्रेज चाहते क्या हैं, तो उन्होंने तीसरे वाले का भी बहिष्कार कर दिया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक ये आपका चला। इस समय वाइसरॉय वेलिंगटन था, ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड था, भारत सचिव सैमुअल होर था। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई कि कांग्रेस जान चुकी थी इनकी मंशा क्या है। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना दोनों सम्मेलनों में भाग लिया, दोनों बार 14 सूत्रीय मांग रखी, दोनों बार अस्वीकार हो गया, तो जिन्ना यानी मुस्लिम लीग ने भी इसमें भाग नहीं लिया। दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में भीमराव अंबेडकर ने इसमें भाग लिया। और आपने शुरुआत से देखा क्वेश्चन आता है, एकमात्र भारतीय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। ये कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे, दलित वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों किस में शामिल नहीं हुई? तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। पहले दो में मुस्लिम लीग गई थी लेकिन तीसरे में नहीं गई, इसको ध्यान रखना। ठीक है। और कांग्रेस सिर्फ दूसरे में गई, पहले और तीसरे में नहीं गई। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हुआ क्या? जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए उनका निष्कर्ष निकाला गया और एक व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी किया गया। यह श्वेत पत्र आने वाले अधिनियम का प्रारूप था, उसका फॉर्मेट था। इस श्वेत पत्र को ब्रिटिश संसद की जो प्रवर समिति थी उसके पास भेजा गया। उस समिति के अध्यक्ष लिन लिथगो था और यही लिन लिथगो बाद में भारत का वाइसरॉय भी बनेगा। लिन लिथगो ने अपनी रिपोर्ट 1933 में दी और इसी रिपोर्ट के आधार पे भारत शासन अधिनियम 1935 आपका बना, जो कि जितने भी अधिनियम अंग्रेजों ने भारत में बनाए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम था। तो वो बना आपके गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्ष पर, और गोलमेज सम्मेलन आया था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। इसीलिए कुछ जगहों पर आता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम बना, तो वो भी आप 1935 को ही बताएंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको तीसरे गोलमेज सम्मेलन से ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं, घटनाक्रम है, उनको बिल्कुल सीरियल वाइज देखा। हमने पहले गोलमेज सम्मेलन को देखा, उसमें क्या हुआ उसको देखा। उसके बाद हमने गांधी इरविन समझौते को देखा, फिर हमने दूसरा गोलमेज सम्मेलन कराया, फिर आपका सांप्रदायिक पंचाट आया, पूना समझौता हुआ और अंत में तीसरा गोलमेज सम्मेलन और फिर आपका 1935 का अधिनियम। अगले वीडियो में हम 1935 के अधिनियम के बारे में जानेंगे और इसके बाद जो प्रांतीय चुनाव हुए, कौन किसने कहां सरकार बनाई, कब इस्तीफा दिया, उन सारे घटनाक्रमों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की आपकी 5 से 6 क्लासेस और आएंगी और 1947 तक का आपका पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।